वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश। आज महिला दिवस है और इस मौके पर अब हम इस पूरे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां पर हम सीधा रूबरू होंगे, बात करेंगे महिला निवेशकों से। और मेरे साथ जुड़ गए हैं हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से महिलाओं को उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर है। अगले आधे घंटे हम उनसे खूब बात करेंगे और खूब उनकी सहायता करने की कोशिश करेंगे उनके आर्थिक सफर में। जरूर कविता। चलिए और सवालों का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं लूंगी तस्वीर तिवारी का। क्या हमारे पास इनका सवाल रिकॉर्डेड है? चलिए इनका सवाल सुन लेते हैं। हेलो, मेरा नाम तस्वीर तिवारी है और मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे शादी के लिए 3 साल में 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? तस्वीर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा और यहाँ पर जो आपकी प्लानिंग है सहायता करने की और निवेश में इनको किस तरह का एसेट क्लास अब आप रेकमेंड करेंगे, बहुत ही स्पेसिफाइड गोल है, शादी करना चाहती हैं अपने इन्वेस्टमेंट के पैसों से। जी हाँ, सो कविता, टाइम होराइजन बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने कहा कि 3 साल में इन्हें 10 लाख रुपए इकट्ठे करने और गोल क्या है? शादी का। सो 2 चीजों का ध्यान रखना है कि पहली बात, 3 साल बाद जब इन्हें पैसों की जरूरत होगी, इन्हें एक साथ जरूरत है। हाँ। हालांकि हम रिटायरमेंट में जब बात करते हैं, रिटायरमेंट में इन्हें पैसे शुरुआत से लेके काफी लंबी अवधि तक चाहिए रहते हैं, लेकिन क्योंकि शादी का खर्चा है तो पैसे इन्हें एक साथ चाहिएंगे। और दूसरी बात है कि टाइम होराइजन जो है इनका, जो पीरियड है जब तक ये इन्वेस्ट करना चाहती है वो है 3 साल। तो अगर हम एक उदाहरण के रूप में अगर इक्विटी SIP कहते हैं एक एग्जांपल के लिए, तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास बहुत वोलेटाइल है। तो मान लीजिए आपने अगले 3 साल तक इन्वेस्ट किया और मार्केट वोलेटाइल रहा या नेगेटिव रहा, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो जब आपको पैसे की जरूरत है तो ऐसा नहीं कि आप कह सकते कि ठीक है मैं शादी डिले करती हूँ या पोस्टपोन कर लेती हूँ, मैं बाद में करूँगी जब मार्केट सुधर जाएगा, वैसा होगा नहीं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इन्हें सजेस्ट करेंगे कि ये एक डेट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अगर रिटर्न्स मैक्सिमाइजेशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसे इकट्ठे होने चाहिए, कैपिटल सेफ होना चाहिए और जब मैं चाहूं इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन में पैसे निकाल सकूं। सो फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा कि डेट में चली जाएं। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स एक ऑप्शन है इनके पास। अगर ये थोड़ा रिस्क लेना चाहती हैं तो ये हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड या बैलेंस एडवांटेज फंड टाइप में जा सकती हैं, जिसमें थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर ऑफ कोर्स रहेगा, उसकी वजह से वोलेटिलिटी हो सकती है। सो मेरा सजेशन फर्स्ट ये रहेगा कि डेट की तरफ जाएं, लेकिन डेट में अगर उन्हें रिटर्न्स कम लग रहा है कि अगर बिल्कुल वो हो सकता है, क्योंकि वो पैसे कॉर्पस को इकट्ठा करना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम अगर वो बढ़ा सके, सो बढ़ाना तो अगर 5 साल कर दिया तो। सो बेसिकली शादी का जो खर्चा है वो जब मैच मेकिंग हो जाए फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 2 साल रुक रही हूँ क्योंकि मेरा फंड ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो आई डोंट थिंक उनके हाथ में ये है कि भाई शादी का 3 नहीं, चलो 5 साल बाद करेंगे क्योंकि पैसे इकट्ठे नहीं होंगे। सो आई थिंक ऑब्जेक्टिव ये रखना चाहिए कि ठीक है मैं पैसे जमा कर रही हूँ, कैपिटल सेफ रहे, ओके। एट द सेम टाइम जो मुझे बैंक रिटर्न्स है, मान लीजिए मैं रिकरिंग डिपॉजिट कर रही हूँ या कोई डेट फंड में पैसे लगा रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे ठीक है इन्फ्लेशन के बराबर भी अगर रिटर्न मिल जाए, प्री टैक्स बता रहा हूँ, पोस्ट टैक्स ऑफ कोर्स होगा नहीं, और जब मुझे चाहिए पैसे इररिस्पेक्टिव मार्केट कंडीशन पैसे निकाल सकूँ। अगर हम इन पहलुओं को ध्यान में रखेंगे तो हम मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, और मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट जब तक नहीं देंगे वहां रिटर्न्स का थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो तभी मैंने कहा कि अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो ये हाइब्रिड फंड्स ले सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हो गया जिसमें इक्विटी एक्सपोजर मान लीजिए 25% तक होगा, या ये बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हैं जिसमें 30% से 80% इक्विटी एक्सपोजर डिपेंडिंग ऑन मार्केट वैल्यूएशन होगा। सो आंसर में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी टाइम होराइजन के लिए कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप एसेट क्लास लेते हैं। सिर्फ रिटर्न्स देखना कि मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए, उसके लिए आप नहीं चुनाव कर सकते, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट नहीं चूज कर सकते। तो अब इनमें टैक्सेशन का क्या एंगल बैठेगा अगर हम प्योर डेट की बात करें या अगर हम हाइब्रिड प्रोडक्ट की बात करें? सो प्योर डेट अगर ले रहे हैं तो जो इनका टैक्स स्लैब होगा वही लगने वाला। सो प्योर डेट मतलब आप कोई भी होल्डिंग पीरियड हो, डज नॉट मैटर, आप मान लीजिए 8% कमा रहे हैं या 7% आप उस पर रिटर्न कमा रहे हैं, जो आपका इनकम टैक्स स्लैब है, अगर आप कोई टैक्स स्लैब में आते नहीं तो पूरा टैक्स फ्री है। अगर आप 10, 20, 30 जो भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। चलिए, तो तस्वीर तिवारी का तो ये जवाब होगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं और सुचिता त्रिपाठी बनारस से अपना सवाल हमसे पूछना चाहती हैं, एक बार सुन लेते हैं। मेरा नाम सुचिता त्रिपाठी है और मैं बनारस से हूँ।
मेरा सवाल ये है कि मैं अपनी पहली कमाई से बाजार में कहाँ निवेश करूं और बाजार की गिरावट में मेरी सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए सुचिता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी अर्निंग्स अगर आपने अभी अभी शुरू की है और बहुत अच्छी मंशा आपकी, आप अपनी पहली कमाई से बाजार में भी निवेश करना चाहती हैं और गिरावट का एक समय है, इस समय का आपको फ़ायदा भी उठाना है। उम्मीद यही करते हैं हम कि आप एक लंबी अवधि के निवेशक हैं, यानी कम से कम 5 साल या 7 साल से ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हैं। तो पहली कमाई और पहला निवेश क्या होना चाहिए? सो एक्चुअली कविता, इतनी एनकरेजिंग क्वेश्चंस हैं ये। मतलब देखिए सवाल क्या है कि मैं पहली कमाई से इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ, बाजार में गिरावट को देखते हुए कैसे इन्वेस्ट करूँ। आई थिंक दीज आर वेरी गुड साइंस। ये अच्छी संकेत हैं कि भाई हम सही दिशा में सोच रहे हैं। हम हमेशा से कहते हैं लोगों को कि आप जब से कमाना शुरू करें, आपकी पहली कमाई से सेव करें और इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में अपनी कमाई की जब शुरुआत करते हैं तो खर्च में ध्यान रखते हैं कि भाई मुझे आज फोन अपग्रेड करना है, क्यों ना मैं एक नई गाड़ी ले लूं, घूमने चला जाऊं, वो सब करना है आपको। लेकिन अगर एक छोटी रकम 10% जो आप कमा रहे हैं उसका अगर आप सेव करना शुरू करते हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपकी लाइफ में। लेकिन एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है, राइट। सो आई थिंक आई मस्ट कांग्रेचुलेट हर फॉर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। अब जो इनका सवाल था कि ये इन्वेस्ट करना शुरू कर रही है तो कहाँ से करें और मार्केट में करना चाह रही है। सो आपने एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि आई होप कि आपका टाइम होराइजन लंबा हो। सो इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो मिनिमम आपको 8 से 10 साल का टाइम होराइजन लेके चले। ओके, ये पहला तो आप करना चाह रही हैं, उन्होंने बताया नहीं कितनी वक्त के लिए करना है, लेकिन आप 8 से 10 साल समझ के चले। अगर आपका 8 से 10 साल इन्वेस्ट करने का टाइम होराइजन है तो यस, इक्विटी में करिए। और क्योंकि आप शुरू कर रही हैं, 2 तरीके हो सकते हैं। एक है कि आप एक लार्ज कैप फंड लें। ओके, सो लार्ज कैप क्या होगा? देश की सबसे बड़ी 100 दिग्गज कंपनियां हैं जो मार्केट कैप के बेसिस पे सबसे लार्जेस्ट 100 कंपनीज हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। फंड क्यों ले, फिर वो कंपनियां क्यों नहीं ले लें? सो अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें बहुत डिटेल रिसर्च की जरूरत होती है। पर लार्ज कैप की कंपनीज तो काफी सुरक्षित होंगी ना? सुरक्षित जरूर है, लेकिन क्या सुरक्षित का मतलब क्या, परिभाषा क्या होती है कि क्या वो कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं। लेकिन क्या हम सही वैल्यू में इन्वेस्ट कर, वो नहीं पता। सो वैल्यूएशन क्या है उसके मार्केट लेवल्स क्या हैं। तो मान लीजिए आप एक XYZ टॉप कंपनी है इंडिया की, हो सकता है ओवर वैल्यूड है जब आप इन्वेस्ट कर रही हैं। तो सुरक्षित की परिभाषा क्या होगी कि कंपनी बंद नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई चीज अगर 1000 रुपए की प्राइस में खरीदा है और उसका टॉप चल रहा है वो, और उसके अगले 5 साल 7 साल तक वो अगर 600-700 पे ट्रेड होगा, तो क्या आपने उतना पेशेंस होगा ये समझने के लिए कि आपने अच्छी कंपनी में किया? बिल्कुल। सो इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब तक आपके पास मार्केट की खुद की समझ नहीं है और डिटेल्ड रिसर्च करने की कैपेबिलिटीज नहीं है, आप मार्केट में पार्टिसिपेट करिए। लेकिन क्यों ना हम एक म्यूचुअल फंड के जरिए करें जहां पे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स हैं और ये रिसर्च का काम जो है वो कर रहे हैं। सो अगर ये सक्षम है कि मार्केट में रिसर्च कर सकती है कौन सी कंपनी खरीदनी वगैरह, तो देन ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड। अगर नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि म्यूचुअल फंड के जरिए आए। तो म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप से अगर शुरू करें तो भी बेटर। किस तरह का लार्ज कैप अभी देखें? सो वेल सिंपल अगर रखना चाहिए, फ्लेक्सी कैप ले लें। सो सी लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप ऑलमोस्ट एक बराबर हो गए हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप के जो अधिकतर एक्सपोजर वो लार्ज कैप में ही है। तो फ्लेक्सी कैप एक ऑप्शन है जिसमें सिलेक्टिवली इनके पास मिड एंड स्मॉल कैप भी आ जाएगा, और दूसरा है कि लार्ज कैप। ओके, सो फ्लेक्सी कैप अगर लेना चाहती हैं तो ऑफ कोर्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इज वन ऑप्शन। HDFC फ्लेक्सी कैप हैं जो इन्वेस्ट कर सकती हैं। एक और जो दूसरा प्रोडक्ट मैं बताने वाला था, वह दूसरी कैटेगरी का रादर वो था कि मल्टी कैप फंड। ओके, तो उसमें क्या होगा, लार्ज मिड एंड स्मॉल सब आ जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में, और आप लंबी अवधि तक रहिए तो आपका पूरा मार्केट का एक्सपोजर मिल रहा है। सो उसमें निपॉन इंडिया मल्टी कैप इज वन ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह आती हुई सुचित्रा को हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार भी हमारे पास ऋतु और मुस्कान हमारी दर्शकों के सवाल हैं, और साथ ही बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप के जरिए भी आ रहे हैं। एक एक करके सभी सवालों का जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में अब हम बात कर रहे हैं दर्शकों के साथ, और विमेन इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। हर्षवर्धन रुंगटा मेरे साथ है इस पेशकश में अब, और अगला सवाल हम लेंगे हमारी दर्शक ऋतु का। मेरा नाम ऋतु मोहिले है और मैं मुंबई से हूँ। मेरी उम्र 40 साल है। मेरा सवाल ये है कि 20 साल बाद अगर मुझे हर महीने 50,000 रुपए चाहिए तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन हर्ष अप्रोक्सीमेट फिगर कितनी उनको निवेश करनी होगी? कविता,
थोड़े बेसिक कैलकुलेशंस जो अगर हम देखें, सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इन्होंने कहा कि 50,000 रुपए इन्हें महीने के चाहिए 20 साल बाद जी। सो 50,000 इन टुडेज वैल्यू की 50,000 फ्यूचर वैल्यू की, तो मैं मान रहा हूँ 50,000 रुपए इन टुडेज वैल्यू, क्योंकि हाँ, right. 20 साल बाद 50,000 रुपए महीने कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। सो देखिए, अगर 50,000 रुपए इन्हें पर मंथ चाहिए इन टुडेज वैल्यू, अगर मैं 7% इन्फ्लेशन देखता भी हूँ तो इन्हें 20 साल बाद यही अमाउंट 2 लाख रुपया महीने हो जाएगी, विच मीन्स अच्छा, कि इन्हें वही चीज खरीदने के लिए जो आज ये 50,000 में खरीद रही हैं, इन्हें 2 लाख रुपए लगेंगे वही चीज खरीदने के लिए 20 साल बाद, अगर हम इन्फ्लेशन कंसिडर कर रहे हैं। और ये पैसे इन्हें, अगर ये 60 की उम्र से मान लीजिए इन्हें 85 की उम्र तक हर महीने 50,000 रुपए चाहिए, और मैं इन्फ्लेशन को गिनता हूँ रिटायरमेंट के बाद भी, तो जो कॉर्पस इन्हें इकट्ठा करना पड़ेगा एट द एज ऑफ 60 वो रहेगा करीबन 6.25 करोड़। मतलब कि अगर ये 20 साल बाद एक 6.25 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लेती हैं, तो उसके बाद वो 2 लाख रुपीस पर मंथ के हिसाब से ये अपना विड्रॉ करती रह सकती हैं। ओके। अगर इन्हें 6.25 करोड़ इकट्ठा करना है तो इन्हें हर महीने की आज की तारीख में SIP लगभग 49,000 to 50,000 करना है। ओके। सो इन सिंपल वर्ड्स ये कहने की बात है कि अगर आपको 50,000 रुपए महीने आज के हिसाब से 20 साल बाद चाहिए, तो आपको 50,000 रुपए आज से इन्वेस्ट करने होंगे, अच्छा, ताकि आपका कॉर्पस इकट्ठा होकर 6.25 करोड़ हो जाए, और फिर उससे आप अपना हर महीने पैसे निकालती रहें। ओके ओके। अब देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं हर्ष, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग नहीं होती है, स्ट्रैटेजीज एक जैसी ही रहती हैं। मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर बिहेवियर है वो शायद थोड़ा सा अलग होता है। यस। थंब रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो महिलाओं को भी अपनाना चाहिए, और जेंडर बायस अप्रोच तो वैसे भी होती नहीं है, क्या क्या बातों को ध्यान में रखें फिर? सी देखिए, आपने सही कहा कि जब आपके अप्रोच, आपके गोल्स मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए, हाँ, सो मेन का रिटायरमेंट हो या विमेन का रिटायरमेंट हो, सिंपल सी पॉइंट है कि आपको एट रिटायरमेंट एक कॉर्पस चाहिए। कॉर्पस चाहिए, और वो कॉर्पस के बेसिस पे आप उसी कॉर्पस पे डिपेंडेंट रहेंगे कि उसके बाद आपको हर महीने आपके खर्च निकलते रहे। अब ये महिलाओं पुरुषों में कोई फर्क नहीं होता, हाँ। सिर्फ ऑफ कोर्स जिम्मेदारियां थोड़ी कम ज्यादा हो सकती हैं। कोई या सिंगल, आपके साथ ऐसा कोई पार्टनर हो जिसकी भी इनकम कंट्रीब्यूट हो सकती है उस समय, वो एक एस्पेक्ट रह सकता है। एब्सोल्युटली। हाँ। इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, कहीं बहुत सारी महिलाओं को ऐसे लगता है कि हम रिस्क नहीं ले सकती। मुझे एक्चुअली वो पैरामीटर पे थोड़ा आई थिंक अटेंशन देने की बात पर है। हाउसवाइफ तो FNO कर रही है, ये तो डेटा भी सामने ये आया है। एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, एंड आई होप कि ये बंद हो जाए क्योंकि ये नेशनल पास टाइम हो गया है कि मतलब कोविड में शुरू हुआ था कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, जी। तो चलो क्यों ना हम शेयर ट्रेडिंग करें, क्यों ना हम FNO में ट्रेड करें। तो आई होप कि एट वन पॉइंट इन टाइम ये कंटिन्यूस चलता ना रहे, बट अभी तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल बहुत सारी चीजें कर रही हैं, बहुत रिस्क लेना चाह रही है, बहुत अलग अलग चीजें आ रही हैं, बट नेवरदलेस इन जनरल अगर हम बात करें, जितने मेरी विमेन इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, जनरली थोड़ी कंजर्वेटिव होती है कंपेयर टू मेन। अच्छा। मैं नहीं कह रहा हूं कि रिस्क नहीं लेते हैं, बट मेन कभी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क लेने की तैयारी हो जाती है। वुमेन थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं उनके पैसों के साथ लेके, और वो नहीं चाहती कि उन्हें नुकसान इतना अच्छा लगता। मैन शायद नुकसान झेलने की ताकत थोड़ी ज्यादा हो, या एटलीस्ट प्रिटेंड करते हो कि ताकत ज्यादा है, बट वुमेन अपने पैसे खोना नहीं चाहती इन जनरल। तो वो क्या करती हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट करती हैं वो थोड़ा कंजर्वेटिव जाती हैं। ओके। हालांकि आपको समझना है कि अगर आपका 20 साल का टाइम होराइजन है, तो 20 साल के टाइम होराइजन में अगर आप सेफ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, सेफ प्रोडक्ट्स मतलब 6-7% के फिक्स डिपॉजिट टाइप के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो आप एक्चुअली अपना नुकसान कर रही हैं। अच्छा। बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्ग टर्म में, मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर 50,000 रुपए आपको महीने के आज चाहिए, 20 साल बाद इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए ये 2 लाख रुपए महीने हो जाते हैं। बताइए। तो अगर आपके पैसे ग्रो नहीं करेंगे तो आप ये 2 लाख रुपए कैसे निकालेंगे? हाँ। सो आपको रिस्क लेना और समझदारी में थोड़ा फर्क है। आप नहीं कह रही हैं कि आप समझदारी से अगर रिस्क ले रही हैं, कैलकुलेटेड रिस्क एक अंडरस्टैंड करके एक समझ के आप ले रही हैं, तो ये आपके एक्चुअली काम करेगा। सो थोड़ा अटेंशन अगर दें कि भाई प्रोडक्ट के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। रिस्क हर चीज में, बिल्कुल रिस्क, हाँ। लेकिन आप उसको मिटिगेट कैसे करते हैं। लाइक आप गाड़ी में अगर अपने घर से निकलती हैं और कहीं ट्रैवल करके कहीं जा रही हैं, रिस्क उसमें भी है, लेकिन आप गाड़ी में बैठना बंद नहीं करती। आप क्या करते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं, सिग्नल फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। ये नहीं कि गाड़ी में बैठना बंद कर देते हैं। सही बात है। तो उसी तरह जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं, आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, ये आपका उद्देश्य है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। आप इसके अगर आप इन्फ्लेशन बीट नहीं कर रहे हैं तो इससे अच्छा पैसा खर्च कर दीजिए, जमा करे कोई फायदा नहीं है। ओके। और आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो थोड़ा आपको रिस्क लेना होगा। अब वो रिस्क है, लेकिन उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, वो होती है SIP। ये मार्केट वोलेटाइल होने वाला है, लेकिन आप हर महीने अगर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं
तो मार्केट को आप एवरेज कर रहे हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स अगर आप मार्केट को एवरेज करते हुए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि फिर भी लॉस होगा आपको? और पास डेटा अगर स्टेटिस्टिक्स पॉइंट्स देखें तो 8 साल या 10 साल के ऊपर अगर किसी ने SIP की है लगातार, तो लॉस होने के चांसेस जो है वो 0 हो जाते हैं। अच्छा, तो एक कैलकुलेटेड एजुकेटेड कॉल अगर लें तो रिस्क नहीं कहलाता, वो एक अच्छा डिसीजन कहलाता है। सो आई थिंक महिलाओं को थोड़ा सा उस पहलू में ध्यान देना की जरूरत है। अच्छा, इक्विटी में तो हम देख रहे हैं पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, लेकिन सोना जो कि उनको बहुत प्रिय है, जब भी इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है आई थिंक गोल्ड सबसे पहला एसेट क्लास जो जहन में आता है। अब उसमें भी आप डिजिटल गोल्ड ले लें या आप गोल्ड ETF लें, अगर कोई निवेश का वो एंगल देखना चाहती हैं, ज्वेलरी ना खरीद के, जो कि एनीवेज हम इन्वेस्टमेंट मानते नहीं हैं, तो अब क्या जरिया अपनाया जाए? सो देखिए, ये सही बात है कि विमेन का जो जो लगाव है गोल्ड की तरफ वो हिस्टोरिकल है। बिल्कुल। ओके, और उसके कारण भी बहुत सारे हैं, क्योंकि और भले ही मैं ज्वेलरी की बात कर रही हूँ और उसको इन्वेस्टमेंट हम नहीं मानते हैं, लेकिन हमें पता है घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो माँ गहने बेचकर ही पैसे देती है। एब्सोल्युटली राइट। सो मैं कह रहा हूँ कि आज एक हिस्टोरिकली अगर जनरेशनली हम देखें, सो विमेन का रोल जो था, उनको ना जो सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती थी इन दैट सेंस कि मेरे पास गोल्ड है तो वो मेरा लास्ट रिजॉर्ट है। बाकी सब क्या होता था कि वो कॉमन प्रॉपर्टी मानी जाती है, गोल्ड आपका था। ओके, सो एक वो साइकोलॉजिकली बहुत ना कंफर्ट देता था एक वुमेन को। सो आई एम टोटली फॉर इट कि अगर आपको कोई भी चीज में अगर पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक सिक्योरिटी फील होती है, तो व्हाई नॉट डू दैट। सही बात है। और अगर हम रिटर्न की अगर बात करें अभी कविता, सो वुमेन हैव बीन स्मार्टर इन दैट वे। मैं गोल्ड के रिटर्न्स अगर आपको एक सिंपल पॉइंट में बता दूं, गोल्ड का रिटर्न 3 साल का, लाइक 1 साल से ले लीजिए, 1 year is 30%, 3 years is 24%, 5 years is 18% एंड 10 years is 15%। और ये हम निफ्टी का, अगर इक्विटी का देख लें, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि इसके बाद सब इन्वेस्ट करना ऐसा में बंद कर दे, लेकिन इसके बराबर जहाँ 1 साल का गोल्ड का रिटर्न 30% है, निफ्टी इज 1.5%, 5 साल का गोल्ड इज 18%, निफ्टी इज 14% एंड गोल्ड इज 15% एंड निफ्टी इज 13%। सो कहने का मतलब है कि गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्पेशली अगर आपको वहां पे ज्यादा कंफर्ट मिलता है। लेकिन क्या ही यही रिटर्न्स हम आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे? आई एम नॉट टू श्योर ऑफ दैट। एग्जैक्टली वही चीज है। सो आपको एक बैलेंस करना होगा कि आप गोल्ड भी रखें और आपको दूसरे एसेट्स भी रखने होंगे। अब जो आपका सवाल था कि आप किस माध्यम से इन्वेस्ट करें, सो वेल डिजिटल गोल्ड, आई वुड नॉट से डिजिटल गोल्ड इन दैट सेंस कि आपको कहीं वो जो फ्रैक्शनल गोल्ड वगैरह खरीदते हैं वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप पेपर फॉर्म में जो गोल्ड लेते हैं वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जस्ट गिव्स यू अ लिटिल आपको उसको सेफ्टी की इश्यूज नहीं है, प्योरिटी की इश्यूज नहीं है। सो आपके गोल्ड ETFs हो गए, गोल्ड फंड्स हो गए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ऑफ कोर्स बंद हो गए हैं, फिजिकल गोल्ड से ज्यादा बेटर होते हैं। लेकिन फिजिकल गोल्ड की एक अलग एडवांटेज होता है कि पीपल जो महिलाएं हैं पर्टिकुलरली वो चाहती हैं कि गोल्ड वो अपने हाथ में रखें, दिखे उन्हें। सो फिजिकल गोल्ड उस लिहाज से है, बट इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से जो आपका फिजिकल गोल्ड का काम होगा वही चीज आपका गोल्ड ETF या गोल्ड फंड में भी हो सकता है, तो उसे कंसिडर कर सकते हैं फॉर श्योर, नो हार्म इन दैट। ऑलराइट, चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं हमारी दर्शक मुस्कान का। मेरा नाम मुस्कान सिंह है और मैं मुंबई से हूँ। मेरी अभी अभी पहली जॉब लगी हुई है और मुझे 10,000 तक की SIP शुरू करनी है, तो मुझे अपने फंड का कैसे चुनाव करना है और कहाँ निवेश करना है, मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, मुझे ये जानना है। चलिए झटपट बताइए। सो कविता, अगेन सेम सवाल है कि इन्वेस्ट करना है लेकिन कितने वक्त तक वो नहीं पता। सो मुस्कान, आपके लिए बात रहेगी कि आप अभी क्योंकि शुरू किए हैं, आप कम से कम 8 से 10 साल का टाइम होराइजन रखिएगा, तब SIP का रियल फायदा आप उठा पाएंगे। मिनिमम वो पीरियड है, जितना लंबा जाएंगे उतना बेटर। 10,000 से आपको शुरू करना है, आप 2 फंड ले सकती हैं, एक लार्ज कैप ले लीजिए, प्योर लार्ज कैप फंड, और एक आप मल्टी कैप फंड ले लीजिए। लार्ज कैप में आप ABSL निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, उसमें 5,000 लगाइए, और मल्टी कैप में आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, उसमें 5,000 लगाइए। तो इसमें आपको लार्ज कैप बायस्ड पोर्टफोलियो है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से जितना मुमकिन हो सका हमने सवालों को शो में शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही वक्त हो चुका है इस पूरी पेशकश को समाप्त भी करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में और बहुत खास बनाया हमारे इस पूरे आयोजन को। धन्यवाद। और तमाम दर्शकों को भी हम शुक्रिया करते हैं जो हमें लगातार देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इस शो की तमाम झलकियाँ और पूरा जितने भी चर्चा की हैं हमने, सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे इस निवेश महाकुंभ विमेन स्पेशल में फिलहाल इजाजत दे, और जाते जाते एक बार फिर से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।